हेलो, गुड इवनिंग। आज हम लोग देखने वाले हैं गेट 2020 मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का टॉपिक देखेंगे। टॉपिक है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। ठीक है, तो क्या क्या कॉन्सेप्ट, क्या क्या डेफिनेशन है, उसके बारे में आज देखेंगे। तो सबसे पहले डेफिनेशन आता है क्या है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। मैकेनिक्स क्या है? ठीक है, तो ये क्या है? इट डील्स, है ना, ये इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस which deals which it is a branch of science which deals with the forces and their effect on rigid body, forces and their effect on rigid body। ठीक है, तो ऐसा फोर्स लग रहा है, क्या इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, अब देखिए, तो इफेक्ट से आपका क्या तात्पर्य है, है ना, क्या इफेक्ट है, देयर इफेक्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्या इफेक्ट डालने वाला है फोर्स का। ठीक है, और एक टर्म है रिजिड बॉडी। दो इंपॉर्टेंट टर्म है। ठीक है, अगर मुझे पूछे कि क्या इफेक्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं कि फोर्सेस एंड देयर इफेक्ट, तो हम लोग मेनली इसमें देखेंगे एक स्टैटिक कंडीशन के लिए, ठीक है, दूसरा डायनेमिक कंडीशन के लिए। ठीक है, फोर्स लगा हुआ है, बॉडी स्टैटिक कंडीशन में है। ठीक है, स्टैटिक है ना, फोर्स लगा, बॉडी मोशन में आ गया। ठीक है, डायनेमिक कब होगा, जब देखिए स्टैटिक कब होगा, है ना, इफ फॉर द एक्शन ऑफ फोर्स, फॉर द एक्शन ऑफ फोर्सेस बॉडी रिमेन स्टैटिक कंडीशन। ठीक है, ये स्टैटिक के अंदर पढ़े होगा। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट है डायनेमिक। डायनेमिक कब होगा भाई ये, ठीक है, फोर्स लगा, है ना, अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स, अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स, है ना, बॉडी कम्स इनटू मोशन। ठीक है, इनटू मोशन, है ना, ड्यू टू फोर्स। ठीक है, क्या क्या मोशन आ गया, तो फिर क्या क्या होगा उसमें, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आ गया भैया, है ना, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आ गया। ठीक है, तो डायनेमिक कंडीशन और स्टैटिक कंडीशन हम लोग फोर्सेस और उसके इफेक्ट में डील करेंगे। ठीक है, और कुछ पोर्शन काइनेमेटिक का भी स्टडी करेंगे इसमें फोर्स का इफेक्ट नहीं होता है, और फोर्स के इफेक्ट के बगैर उसमें क्या क्या वेलोसिटी एक्सेलरेशन है उसको हम लोग थोड़ा समझेंगे काइनेमेटिक्स में। ठीक है, लेकिन मेनली जो प्रॉब्लम्स आएंगे आपके, जो गेट एग्जाम में प्रॉब्लम्स आपको दिखते हैं, वो डायनेमिक के प्रॉब्लम और स्टैटिक के प्रॉब्लम, ठीक है, ये आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अब देखिए हम लोग देयर इफेक्ट, क्या इफेक्ट डालेगा वो देख लिए, स्टैटिक डायनेमिक। ठीक है, ये हम लोग क्या इफेक्ट पढ़ने वाले हैं, स्टैटिक इफेक्ट पढ़ने वाले हैं, स्टैटिक फोर्स की वजह से स्टैटिक और डायनेमिक कंडीशन। ठीक है, ये दो हम लोग पढ़ने वाले हैं इसमें। ठीक है, इसका डेफिनेशन का एक पोर्शन, ठीक है, ये है। अब अगला जो पॉइंट मैंने ब्रेकआउट के ब्रैकेट में किया है, देखिए ब्रैकेट में डाला है, वो है आपका रिजिड बॉडी। ठीक है, रिजिड बॉडी, तो सवाल उठता है मन में, रिजिड बॉडी है क्या। ठीक है, ठीक है, तो रिजिड बॉडी है क्या, इसका डेफिनेशन क्या बोलता है, बॉडी whose dimension, body whose dimension will not change under the action of forces and movement। ठीक है, अंडर द एक्शन ऑफ फोर्सेस एंड मूवमेंट। ठीक है, तो उसका डायमेंशन चेंज नहीं होता बोलते हैं। अगर उसमें फोर्स लग रहा है, देयर इज नो चेंज इन डायमेंशन, इज नोन एज रिजिड बॉडी। ठीक है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं नॉन डिफॉर्मेबल बॉडी। नॉन डिफॉर्मेबल बॉडी को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन डिफॉर्मेबल बॉडी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिजिड बॉडी बोलते हैं। ठीक है, जैसे कोई बॉडी है, ये जैसे ये ऐसा कुछ बॉडी है, ऐसा ग्राउंड में रखा हुआ है। ठीक है, इस तरह से, इसमें इस तरह से F1 फोर्स लग रहा है, कुछ इस तरह से F2 फोर्स लग रहा है, इसका खुद का वेट W है, इधर से F3 फोर्स लग रहा है। ठीक है,
कहीं पर इसके एक पॉइंट है जिस पे मूवमेंट लग रहा है एम, है ना, और ये बॉडी, ठीक है, इस बॉडी को हम लोग कैसे दो ऐसे स्टडी कर सकते हैं, स्टैटिक कंडीशन में स्टडी होगा और एक डायनेमिक कंडीशन में स्टडी होगा, ठीक है, डायनेमिक कंडीशन में स्टडी होगा, ठीक है। अगर इसमें फोर्स लग रहा है, मोमेंट लग रहा है, ठीक है, नो डिफॉर्मेशन, कोई डिफॉर्मेशन नहीं है, ऐसा बॉडी ले रहे हैं कि जिसमें कोई डिफॉर्मेशन नहीं आ रहा है, तो इसी बॉडी को क्या बोलते हैं, रिजिड बॉडी कहा जाता है, ठीक है। वही आपका है ना, अनडिफॉर्मेबल, नॉन डिफॉर्मेबल बॉडी इज कॉल्ड एज रिजिड बॉडी, ठीक है। अब मन में सवाल उठता है भाई कि क्या एग्जाम्पल है इसका कुछ, है ना, एग्जाम्पल, अगर रिजिड बॉडी का एग्जाम्पल से आपसे पूछे क्या इसका एग्जाम्पल है, ठीक है, तो देयर इज नो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, ठीक है, इट इज अ इमेजिनरी या फिर एज्यूम बॉडी, ठीक है, इट इज अ नो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, कोई एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि सभी बॉडी जो है, ऑल बॉडी आर रियल बॉडी, सभी बॉडी क्या होते हैं, रियल बॉडी होते हैं, ठीक है। देयर इज नो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, ये एज्यूम बॉडी है, रिजिड बॉडी है, ठीक है। मीन्स दैट सभी बॉडी जो प्रेजेंट है हमारी जितने भी प्रकृति में प्रेजेंट है वो क्या है, आपके रियल बॉडी है, ठीक है। अब रियल बॉडी है तो उसका स्टडी कैसे होगा देख लेते हैं, ठीक है। देखिए अगर कोई बॉडी है, भैया सब रियल बॉडी ही बोल रहे हैं, ठीक है, तभी तो स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई फोर्स लग रहा है F1 इस तरह से, F2, ठीक है, F3 इसका वेट, कहीं पर मूवमेंट लग रहा है M, ठीक है, ऐसा कोई बॉडी है और इसमें बोलते हैं कि डिफॉर्मेशन आ रहा है, ठीक है, डिफॉर्मेशन आ रहा है, डायमेंशन चेंज हो रहा है, ठीक है, डायमेंशन चेंज हो रहा है, तो उसकी स्टडी किसके अंदर करेंगे, एनालिसिस कहाँ से करेंगे, एनालिसिस एनालाइज बाय, है ना, किसके द्वारा किया जाता है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, ठीक है, ठीक है। मे भी हो सकता है ये भी स्टैटिक हो या फिर डायनेमिक कंडीशन में हो, ठीक है, मगर इसका स्टडी किसके द्वारा किया जाएगा, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की जो टॉपिक है, या फिर मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड इसी को कहा जाता है, उसी में हम डिफॉर्मेबल बॉडी का स्टडी करते हैं, मूवमेंट की वजह से कितना डिफॉर्मेशन आया, है ना, फोर्स की वजह से जो भी डिफॉर्मेशन आया उसको हम लोग जो स्टडी करते हैं रियल बॉडी में, वो किसके अंदर करते हैं, आपके स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में करते हैं, ठीक है। ये तो कोई सॉलिड बॉडी हो गया। अगर मान लो जाए, ठीक है, अगर मान लो जाए, अगर बॉडी आपका जैसे फ्लूइड है, ठीक है, फोर्स लग रहा है कुछ इस तरह से, ठीक है, व्हाटएवर इसका वेट है कुछ, ठीक है, ऐसा कुछ फोर्स लग रहा है, तो इसका स्टडी कहाँ करते हैं, इसका एनालिसिस कहाँ करते हैं, एनालाइज इन फ्लूइड मैकेनिक्स, ठीक है, इसको एनालाइज कहाँ करते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स में करते हैं, ठीक है। मे भी इसको भी बोल चुका हूँ मैं, स्टैटिक और डायनेमिक, ठीक है, मे भी स्टैटिक और डायनेमिक, ठीक है, स्टैटिक कंडीशन के लिए भी और डायनेमिक कंडीशन के लिए भी इसमें स्टडी करते हैं। तो फ्लूइड है तो फ्लूइड मैकेनिक्स में स्टडी होगा इसका, ठीक है, मैंने बता दिया, ठीक है। तो सिंपल है बहुत, कुछ रखा नहीं इसमें, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो टॉपिक है, अगला जो टॉपिक है इसमें पार्टिकल। देखिए पार्टिकल, और अगर आपसे पूछे, अगर कहीं पे बॉडी लिखा है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में, बॉडी अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है, बॉडी लिखा है मतलब वो सीधी सी बात है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो वो क्या है, रिजिड बॉडी। इसमें भाई इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में कोई भी टॉपिक है, अगर उसमें कहीं पर भी बॉडी लिखा है ना, या फिर पार्टिकल लिखा है, उसका मतलब ये किसके बारे में बात कर रहा है, रिजिड बॉडी के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। अब देखते हैं पार्टिकल है क्या, ठीक है, सवाल उठता है मन में कि पार्टिकल है क्या, ठीक है। तो देखते हैं, पार्टिकल वो बॉडी है
body whose dimension is not important or dimension is not given or neglected in the problem is known as particle। ठीक है, देखिए कोई ऐसा कोई बॉडी है जिसका डायमेंशन हमें इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बोलूँ कि जैसे कोई बॉल है, ठीक है, एक ऐसा बॉल है जो सरफेस पे रखा हुआ है, ठीक है, और कोई इसको फोर्स लगा रहा है, इस तरह से फोर्स लगा के चला रहा है, ठीक है, और फोर्स लगा के बस इस तरह से दे दिया कि फोर्स लग रहा है उसमें, और कुछ इतना इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, उसमें डायमेंशन से उसको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये मेरे लिए क्या हो गया, पार्टिकल हो गया। ठीक है, जैसे ब्रह्मांड से देखेंगे पृथ्वी को, ठीक है, तो हम लोग उसके डायमेंशन के बारे में बात नहीं करेंगे, उस समय सिर्फ देखेंगे यहाँ पृथ्वी दिख रहा है, ठीक है, अंतरिक्ष से देखेंगे तो पृथ्वी इतना बड़ा दिख रहा है, कुछ ऐसा साइज है उसका, ऐसे दिख रहा है दूर से, ठीक है, यहाँ पृथ्वी रखा हुआ है, तो क्या है डायमेंशन में क्या वो एज्यूम करके चल रहे हैं, पार्टिकल है वो। ठीक है, अगर मैं इसको डायमेंशन कंसीडर करूं कि डायमेंशन इतना है और इसमें इतना फोर्स लग रहा है, ठीक है, तो जैसे फॉर एक एग्जांपल और लेता हूँ, जैसे कोई बॉक्स है, ठीक है, एक बॉक्स है, ठीक है, कुछ एफ फोर्स इसको खींच रहे हैं इस तरह से, ठीक है, बॉडी इसमें इस बॉडी में डायमेंशन नेग्लिजिबल है, डायमेंशन गिवन ही नहीं है, प्रॉब्लम में डायमेंशन इज नॉट गिवन और नेग्लेक्टेड, देन बॉडी इज व्हाट, बिकम पार्टिकल। ठीक है, ये क्या हो जाता है, पार्टिकल हो जाता है। ठीक है, अब देखिए तो पार्टिकल का डेफिनेशन होंगे, तो बॉडी का डेफिनेशन बहुत सिंपल है, जस्ट सिंपल सी बात है, अगर उसमें डायमेंशन दिया हो, ठीक है, तो सिंपल सी बात है वो क्या हो जाएगा, अगर आपको सेम चीज़ में अगर आपको डायमेंशन दे दे, ठीक है, सेम चीज़ में अगर आपको डायमेंशन दे दे, ठीक है, अगर आपको बोल दे डायमेंशन इम्पोर्टेंट है, 20 सेंटीमीटर इसका हाइट है और 30 सेंटीमीटर विड्थ है इसका, ठीक, फोर्स जो लग रहा है, फोर्स जो लग रहा है ग्राउंड से 10 सेंटीमीटर ऊपर फोर्स एफ लग रहा है, अब ये क्या बन गया, मेरे लिए ये बॉडी बन गया। ठीक है, अब ये बॉडी है, ठीक है, इसमें डायमेंशन हमने कंसीडर किया है। ठीक है, डायमेंशन इज कंसीडर्ड हियर और डायमेंशन इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, डायमेंशन इम्पोर्टेंट है, कितने डिस्टेंस में फोर्स लगाना है हमको इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसमें फोर्स कहाँ पे लग रहा है कोई मतलब नहीं। ठीक है, फोर्स से उसको कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, फोर्स से कितने डायमेंशन में लग रहा है, कितने हाइट में लग रहा है, उसमें कोई वो नहीं है। ठीक है, फोर्स लग रहा है उसमें, है ना, तो मेरे लिए क्या है, पार्टिकल है और ये क्या है, बॉडी है। ठीक है, तो पार्टिकल और बॉडी में बेसिक डेफिनेशन है। ठीक है, बेसिक फर्क है, ज़्यादा कुछ नहीं है। आप लोग प्रॉब्लम में आएंगे तो आपको इजी होगा, ऐसा समझ ले जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है फोर्सेस सिस्टम। फोर्सेस सिस्टम, ठीक है, अब देखेंगे कि क्या क्या फोर्सेस सिस्टम हो सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कोप्लेनर फोर्सेस सिस्टम। ठीक है, कोप्लेनर का मतलब क्या है, ठीक है, फोर्स अप्लाइड on a body in a single plane, in a one plane, ठीक है, in a one plane, और ऐसा बोल सकते हैं in two dimension frame, in a two dimension frame, that is 2D। ठीक है, कोप्लेनर फोर्सेस सिस्टम, फोर्सेस अप्लाइड ऑन बॉडी इन अ वन प्लेन और इन 2 डायमेंशन फ्रेम। ठीक है, तो ये भी बहुत सिंपल है। तो इसमें इसके टाइप जो होते हैं, फोर्सेस सिस्टम के जो टाइप होते हैं, कोप्लेनर बोर्ड मतलब 2D में पढ़ेंगे हम लोग, सिंपल सी बात है। ये बोर्ड आपको दिख रहा है, ये 2D है। ठीक है,
3D में स्टडी नहीं करेंगे, ठीक है। 3D मतलब स्पेशल कंडीशन आ गया फिर उसमें, है ना, स्पेस में जो भी है ना फोर्स थ्री डायमेंशन में, तो उसमें भी प्रॉब्लम आ सकते हैं, कभी कभार आते हैं, लेकिन वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है, ठीक है। तो इसमें दो टाइप होते हैं, टू टाइप टाइप कितने हैं, दो टाइप। फर्स्ट है कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम, कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। सेकेंड है नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम, ठीक है, नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। तो देखते हैं एक करके इसको, ठीक है। कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम क्या है और नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम क्या है, ठीक है। तो सबसे पहला मैं डील करने वाला हूँ कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम, ठीक है। कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम क्या है आपका? कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम देखिए, एक बॉडी है जो 2D है, ठीक है, 2 डायमेंशनल प्लेन में रखा हुआ है, ऐसा कोई एक्स वाई 2 डायमेंशनल प्लेन में हम लोग उसको स्टडी कर रहे हैं, ऐसा कोई बॉडी है मेरे पास, ठीक है। इसका वेट W है, ठीक है। कोई फोर्स कुछ इस तरह से, F1 फोर्स कुछ इस तरह से उसमें लग रहा है, ठीक है, और F2 फोर्स कुछ इस तरह से लग रहा है, ऐसा, ठीक है। और एक F3 फोर्स है यहाँ से लग रहा है ऐसा, ये F2 है, ये F1 है, कुछ इस तरह से फोर्स लग रहा है, ठीक है। ठीक है। और अगर मैं इसके फोर्सेस के लाइन ऑफ एक्शन को मैं बढ़ाता हूँ कुछ इस तरह से, ऐसा, इसके लाइन ऑफ एक्शन को बढ़ाता हूँ, अगर इसके फोर्सेस के लाइन ऑफ एक्शन F1 F2 अगर एक कॉमन पॉइंट में मिल रहा हो, ठीक है, तो क्या है आपका कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम है। तो इसको कौन सा फोर्स सिस्टम बोलेंगे? कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम, कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम क्या है आपका? इफ द line of action of all the forces in a body is passing through a single point is known as concurrent force system, concurrent force system, ठीक है। तो एक बॉडी है 2D प्लेन में है ना, 2 डायमेंशनल प्लेन में ऐसा है, ठीक है। इसमें फोर्स F1 इस तरह से लग रहा है, F2 ऐसा लग रहा है, वेट है उसका। अगर सारे फोर्सेस किसी एक कॉमन पॉइंट से पास हो रहे हैं बॉडी के अंदर, ठीक है, तो वो क्या है आपका कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम कहलाता है, ठीक है। बहुत सिंपल है, इसमें ज़्यादा कुछ है ही नहीं। नेक्स्ट है आपका नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। नेक्स्ट है नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। सिंपल है भी, एक 2D प्लेन में एक बॉडी, एग्जांपल ले लेता हूँ, तो एक बॉडी है, ठीक है, वाई एक्स 2D प्लेन में है, ठीक है, कोप्लेनर है, ठीक है, बॉडी, ठीक है। कोई फोर्स ऐसा लग रहा है F1 इस तरह से लग रहा है, इसका वेट W है, ठीक है, और कोई फोर्स ऐसा लग रहा है F2, ठीक है, और एक फोर्स कुछ इस तरह से लग रहा है F3, ठीक है। अब इसके लाइन ऑफ एक्शन को मैं आगे बढ़ाता हूँ, तो मैं देखता हूँ कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि जितने भी फोर्सेस हैं
और उसके लाइन ऑफ एक्शन किसी एक कॉमन पॉइंट से पास नहीं हो रहा है, ठीक है। तो कॉमन पॉइंट से पास न होने की वजह से इस फोर्स सिस्टम को क्या बोलते हैं, नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए इसका डेफिनेशन क्या बोलेगा, इफ all the forces and their line of action not passing through a single point on a plane is known as non-concurrent force system, non-concurrent force system। सिंपल है ये, ठीक है। कि ये बॉडी है, इसमें फोर्सेज जो है भाई कॉमन पॉइंट से पास नहीं हो रहा है, इसमें जितने भी लगने वाले फोर्स हैं वो कॉमन पॉइंट में पास नहीं हो रहा है, तो वो आपकी क्या हो गया, नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम हो गया, ठीक है। इजी है, ठीक है। तो इसको मैं मिटा रहा हूँ। तो अगला जो पॉइंट है इसी में है, फोर्सेस सिस्टम भी है। तो एग्जांपल एक ले लेता हूँ, एक एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। जैसे एक बॉक्स है जिसमें फोर्स एक इस तरह से लग रहा है एक पॉइंट, ठीक है, और इसका वेट W है, और एक और फोर्स जो है कुछ इस तरह से लग रहा है, कुछ एंगल पे लग रहा है, मान लो जाए हॉरिजॉन्टल है तो यहाँ से एक एंगल पे लग रहा है कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ऐसा कुछ फोर्स लग रहा है पर्टिकुलर चीज, ठीक है, हॉरिजॉन्टल से। और आपसे पूछे कि ये कौन सा फोर्स सिस्टम है, तो सबसे पहले ये जो बॉडी आपके सामने दिख रहा है इसमें डायमेंशन इम्पोर्टेंट नहीं, डायमेंशन इज नॉट गिवन, dimension is not given, hence it is a particle, ठीक है। अगर ये पार्टिकल है तो इसमें जो भी फोर्सेस हैं, पार्टिकल में जितने भी फोर्सेस हैं वो एक सिंगल पॉइंट से पास होंगे, क्योंकि उसमें डायमेंशन इम्पोर्टेंट नहीं है, जो भी फोर्सेस पास होंगी वो सिंगल पॉइंट से पास होंगी, ठीक है। मतलब all the forces in particle always pass through a single point, है ना। एक अगर पार्टिकल है तो उसमें जो भी फोर्सेस रहेंगे वो एक सिंगल पॉइंट से पास होंगे। अगर सिंगल पॉइंट से पास हो रहा है इसका मतलब कौन सा हो गया, ये सिंपली कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम हो गया, ठीक है। तो अगर पार्टिकल में फोर्सेस लग रहे हैं, जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं, तो वो क्या होगा, सिंपली हमेशा एक पॉइंट से पास होंगे, और वो कौन सा फोर्स सिस्टम बन जाएगा, कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम कहलाएगा हमेशा, ठीक है। तो पार्टिकल है तो आप देखते ही समझ जाना कि इसमें कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम एक्ट कर रहा है, ठीक है। आपको फोर्स सिस्टम तुरंत समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। बॉडी है तो वो डिपेंड करता है कि फोर्स एक पॉइंट से पास हो रहा है सारे फोर्सेस या फिर नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर पार्टिकल है तो ऑलवेज एक पॉइंट से पास होंगे तय, ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें वेट, हम लोग बार बार देख रहे हैं वेट क्या है, वेट होता क्या है, वेट W, ठीक है। तो वेट उसके मास की वजह से है, ठीक है। तो फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी ड्यू टू ग्रेविटी इज नोन एज वेट, ठीक है। फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी ड्यू टू ग्रेविटी मीन्स दैट फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी ड्यू टू ग्रेविटी मतलब कोई एक्सटर्नल एक्ट कर रहा है ना, कोई कौन सा फोर्स है आपका, वेट जो है एक्सटर्नल फोर्स है, ये आपको याद रखना है। वेट जो होता है आपका एक्सटर्नल फोर्स होता है, ठीक है। फोर्स अप्लाइड ऑन बॉडी ड्यू टू ग्रेविटी,
ठीक है, ये एक्सटर्नली अप्लाई होता है किसी बॉडी पे, ठीक है। तो ये वेट का डेफिनेशन है। तो आज की क्लास में मैं यहीं तक करता हूँ, और अगला जो टॉपिक होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, फोर्सेस सिस्टम हम लोग पढ़ लिए, ठीक है। अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे सपोर्ट रिएक्शन, ठीक है। और उसके बाद इक्विलिब्रियम फोर्सेस इक्वेशन, ठीक है। इक्विलिब्रियम इक्वेशन बोल सकते हैं इसको, इक्विलिब्रियम इक्वेशन देखेंगे, ठीक है। सभी बॉडी और पार्टिकल में एक एक करके समझेंगे। इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितने, कौन कौन से इक्विलिब्रियम इक्वेशन हम लोग लेकर चल सकते हैं, और सपोर्ट रिएक्शन इसमें देखेंगे, और उसमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी देखेंगे जो प्रीवियस ईयर गेट एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। तो तब तक के लिए आपको हमारे चैनल टी गेट, ठीक है, हमने स्टार्ट किया है, और ताकि सभी के पास एक अच्छा लेक्चर पहुंच जाए, ठीक है। ऑनलाइन क्लास का समय है, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। थैंक यू।